नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कोशिका पढ़ा था और कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और जो भी विभिन्न प्रकार के केंद्रक, ये जो भी कोशिकाएं पाए जाते थे उनके बारे में हमने पहले उनका नाम के बारे में जाना। और आज हम जानने जा रहे हैं एक एक कोशिकांग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, या माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी एनर्जी बनती है, या माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा। और यही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है कि स्वायत्त कोशिकांग क्या होता है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं ये सभी बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो फिलहाल तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इसमें मैं क्रेब्स साइकिल मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम, और एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल जो चलती है उससे बनने वाली 38 एटीपी एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। और किस प्रकार से कहाँ कहाँ बनती है इसके बारे में बात करेंगे। अगर इस साइकिल को डीपली पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे जो है रेस्पिरेशन की पूरी साइकिल कम से कम नहीं तो 6-7 पेज की केवल इसकी रिएक्शंस वगैरह हैं, तो अगर आप कहेंगे तो उसको डीपली पढ़ा देंगे। खैर इतना इसमें कंपटीशन में नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, जो नॉर्मली पूछा जाता है उसको बताया दे रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। इसकी लंबाई 3 से 5 माइक्रोन तथा इसका जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था, तो जो 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक संरचना देखी। उसको तब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा गया, इन्होंने एक संरचना देखी लेकिन उसको छोड़ दिया। फिर 1890 में अल्टमान भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि मतलब जो देखा था उन्होंने पहले तो कोलिकर ने देखा किसने, कोलिकर ने। फिर अल्टमान ने देखा और उसका नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट। सबसे पहले इसका 1890 में नाम किसने दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। किसने दिया, अल्टमान ने दिया, यह भी पूछा जाता है। और 1897 ईस्वी में सी बेंडर नामक वैज्ञानिक है और इन्होंने इसको क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कहा। तो अब आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इस तरीके से संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर की परत जो होती है उसे बाह्य परत कहते हैं, जो इसके अंदर वाली लेयर होती है इसको आंतरिक परत कहते हैं, और ये जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं इसको कहते हैं क्रिस्टी। और इसमें जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको कहते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जबकि अभी आगे जब पढ़ेंगे हरित लवक, तो हरित लवक में जो यही लिक्विड होता है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और बाकी जो कोशिका में होता है तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में होता है तो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। कितने इस प्रकार के, 70 इस प्रकार के, जो कि किसमें होते थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते थे। लेकिन हमने जब आगे पढ़ाया था तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये भी बताया था कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अब इसमें डीएनए भी होता है। तो डीएनए होने के कारण यह क्या करता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वयं निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसको स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। स्वायत्त कोशिकांग के अंतर्गत 3 जो हैं आते हैं, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है, दूसरा हरित लवक आता है, तीसरा केंद्रक आता है। ये तीनों क्या करते हैं, स्वयं से एक दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, स्वयं का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्वायत्त कोशिकांग। तो आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है तो वो कैसे होती है थोड़ा सा। तो उसके पहले थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, 6 अणु जो हैं ऑक्सीजन के मिलते हैं, तो उससे 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6H2O, और इससे जो रिलीज होती है ऊर्जा वो 38 ATP ऊर्जा रिलीज होती है। या फिर अगर सपोज दैट अगर ये ऊर्जा जो है ऐसे नहीं देगा 38 ATP में, तो पूछ लेगा कितने किलो कैलोरी होती है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब पेपर में 38 ATP जानते हैं कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो 673 किलो कैलोरी में पूछ लेता है।
तो अब बात करते हैं अनॉक्सी शोषण की। अनॉक्सी शोषण में भी सेम होता है, ग्लूकोज का ही पार्टिकल होता है, लेकिन ये अनॉक्सी शोषण मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, और ऑक्सी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो ये देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, और जो अनॉक्सी है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगी। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ये दो अणु जो हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बनते हैं, और उसमें 28 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है रिलीज होती है, जिसको मतलब अगर देखा जाए एटीपी में बात करें तो 2 ATP एनर्जी होती है। तो आइए बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में क्या होता है, 6 अणु जो होते हैं, ये 6 कार्बन के पार्टिकल होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, जैसा कि देखिए आपने लिखा हुआ है। तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, तो जो पायरुविक एसिड बना ये 3 कार्बन वाला होता है, तो 3 कार्बन उधर हो जाते हैं, 3 कार्बन इधर, तो मतलब इसमें 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया भी कहाँ चल रही है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब क्या होता है, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो 10 ATP एनर्जी बनती है। ठीक, लेकिन अब जैसे हम 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाने के बाद हम बड़े चौराहे से फिर यहाँ अपने घर फिर आते हैं, तो जब 2 किलोमीटर साइकिल चला गए, 2 किलोमीटर साइकिल चला के आए, और लेने क्या गए थे वहाँ हम गए थे खाना खाने, 4 रोटी। तो अब आने जाने में कुछ तो ऊर्जा खत्म होगी ना, फिर जो बचेगी वो हमारे पास स्टोर फॉर्म में होगी। तो उसी तरीके से रिएक्शन जो होती है अंदर, उसमें 2 ATP एनर्जी जो है ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे कितनी होती है, 8 ATP एनर्जी बचती है। मतलब बनती 10 है, लेकिन होती यहाँ पे कुल कितनी, 8 ATP एनर्जी बचती है। किसके बीच में, ग्लूकोज और पायरुविक एसिड बीच में। अब पायरुविक एसिड का जो होता है, अब ये एसिटिल कोएंजाइम में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन वाला होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 और 3, यहाँ पे 8 थे। अब जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनेगा इसमें, तो ये 6 ATP एनर्जी इसके बीच में बनेगी, और जब एसिटिल कोएंजाइम से क्रैब साइकिल बनेगा तो 12 ATP इसमें और 12 ATP दूसरे वाली क्रैब साइकिल में, मतलब 2-2 साइकिलें चल रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। तो अगर हम बात करते हैं 8 ATP यहाँ पे बना था, 6 ATP यहाँ पे बना था, और 12 दूना 24 ATP यहाँ पे बना, तो 8 6 14 और 14 24 38 ATP बन गया। इतना सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 38 ATP एनर्जी का या ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब आइए बात करते हैं लवक की। यहाँ से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो बेस था वो खत्म हो गया। अब अगर आप पढ़ेंगे ना देखिए किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, अगर इतना बेस आपका क्लियर होता चल रहा है तो फिर आप चाहे नेट की तैयारी कर लें या UPSC में भी जो है यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है NCERT बेस पे ही पूछते हैं। अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपका टचअप है तो कोई भी चीज़ हो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बात करते हैं अब लवक की। लवक जो होता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और जो वर्णक होते हैं, लवक होते हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वर्णीय लवक, दूसरा अवर्णीय लवक, तीसरा हरित लवक। ठीक है, तो जो वर्णीय लवक होता है, वर्णीय लवक में फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन, इस प्रकार के कई सारे जो होते हैं लवक पाए जाते हैं। अब जो वर्णीय लवक होता है देखने को कहाँ मिलता है, ये देखने को जैसे कि फूल होते हैं, तो फूलों का जो रंग होता है विभिन्न प्रकार का, ये वर्णीय लवक के कारण होता है। अब अगर हम बात करते हैं गाजर हो गया, है ना, टमाटर हो गया लाल रंग, और जैसे कि विभिन्न प्रकार के जितने भी रंगीन चीज़ें दिखती हैं, कुछ पौधों में भी जो होता है ग्रीन कलर का होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, वर्णीय लवक। अब बात करते हैं अवर्णीय लवक होता है और हरित लवक होता है। तो अवर्णीय लवक में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लवक जिसमें किसी भी प्रकार का वर्णक उपस्थित ना हो, ना हरा हो और ना रंगीन हो, तो क्या कहलाता है, अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक का अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलायोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है, प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, मंड का संग्रह होता है। जैसे चावल और गेहूं में किसका संग्रह होता है, अत्यधिक मंड का होता है, उदाहरण है ना। अब इलायोप्लास्ट की बात करते हैं, इलायोप्लास्ट में वसा का संग्रह होता है। जितने भी तिलहनी होते हैं जैसे कि सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इलायोप्लास्ट मतलब वसा का संग्रह होता है।
प्रोटीनोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन का संग्रह होता है। जितनी भी दालें होती हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन का संग्रह होता है। कई बार पेपर में पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। क्लियर हो गया। हरित लवक, अब हरित लवक को भी हम आगे डिस्क्राइब पढ़ेंगे। ये वर्णक एक खास बात है कि ये जो होते हैं एक दूसरे में चेंजमेंट होते रहे, जैसे कि वर्णीय लवक अवर्णीय लवक में चेंज हो जाएगा, अवर्णीय लवक हरित लवक में, हरित लवक वर्णीय लवक में, इस प्रकार से आपस में चेंजमेंट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक टमाटर का पौधा होता है। जब हम टमाटर का पौधा लगाते हैं तो उसमें जो टमाटर निकलता है उसका कोई रंग नहीं होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अवर्णीय लवक के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे सनलाइट उसमें पड़ती है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो हरा हो जाता है, तो कहते हैं कच्चा टमाटर है। तो किस में परिवर्तित हो गया, उसमें क्लोरोफिल आ गया, तो मतलब हरित लवक में चेंज हो गया। और कुछ दिनों बाद देखते हैं आप वो टमाटर लाल हो गया, तो किसका हो जाता है, वर्णीय लवक का। अब जैसे मिर्च हो गई, मिर्च होती है हरी होती है और देखो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हरित लवक किस में चेंज होता है, वर्णीय लवक में चेंज होता है। इस प्रकार से वर्णक आपस में चेंज होते रहते हैं। अवर्णीय लवक में क्या होता है, ऐसे भी जैसे कि चुकंदर हो गया तुम्हारा, है ना, और आलू हो गई, ये सब क्या है, अवर्णीय लवक के ही उदाहरण है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। पूछा यहाँ पे ये भी जाता है कि आलू क्या है, तो आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। तना क्या होते हैं, अभी हम इसके बारे में जब पौधे के बारे में बात करेंगे, तना कैसे पहचानते हैं, क्या क्या खास बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको एक अपने दैनिक जीवन से समझते हुए पढ़ें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब अगर हम बात करते हैं हरित लवक की, तो हरित लवक की खोज सबसे पहले किसने की थी, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और ये हरित लवक का स्ट्रक्चर जानते हैं। हरित लवक में ये दो बाउंडेड जो हैं लेयर होती हैं, दो लेयर होती हैं। जो बाहरी लेयर होती है उसको बाह्य परत कहते हैं, ये बाह्य परत। ठीक है, और जो आंतरिक परत होती है बाह्य परत, फिर ये हो जाती है आंतरिक परत। अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे सिक्के के आकार की कई सारी, और अब क्या है कि जो बाह्य परत होती है आंतरिक परत होती है, इनके जो मध्य का स्थान होता है, जैसे ये दो लेयर हैं, इन दोनों के बीच का जो स्थान है दोनों परतों के, ये कहलाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहलाता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे हम 10 के सिक्के आपस में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें, तो होता क्या है कि एक गठरी जैसी सिक्कों की जैसी देखो ये संरचना दिख रही है, जैसे लग रहा है कई सारे सिक्के रखे एक के ऊपर एक, तो इसको कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं, ग्रैना या ग्रैनम कहते हैं। इनकी संख्या एक जो है हरित लवक में 40 से 60 होती है। क्लियर। अब अगर हम उस सिक्के की गठरी से एक सिक्का निकाल लें, सपोज दैट ये एक सिक्का हमने निकाल लिया, तो ये जो एक सिक्का है इसको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, थैलाकॉइड। अब क्या होता है, ये जो थैलाकॉइड होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे गोल गोल आकार के स्ट्रक्चर होते हैं 6 से 8, इनको क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, 4 से 8 होती है, तो इनको क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। किसके अंदर होता है, थैलाकॉइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम। और एक क्वांटासोम के अंदर ऐसे करके 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। 230 से 240 भी होता है, तो इनमें अगर मान लो अगर 230 पूछ ले तो वो भी सही है और 240 भी सही है। तो 230 से 240 अणु किसके पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, हरित लवक जिसका वर्णक होता है वो प्राप्त होता है। अब जैसे क्लोरोफिल ए का ही हम सूत्र एक देख लेते हैं। क्लोरोफिल सूत्र ए का जो है सूत्र होता है C55H72O5N4 और मैग्नीशियम। तो अगर ये पूछा जाता है, पेपर में पूछा ये जाता है कि जो हरित लवक होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो धातु कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं, कल जैसे हमने हरित लवक की बात की, तो कोशिका के अंदर हरित लवक की बात की, तो एक वर्ग होता है शैवाल वर्ग। अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि जैसे कवक के बाद शैवाल, शैवाल के बाद क्या होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारे होते हैं। अगर हम इधर एनिमल्स में, ये तो क्राइटेरिया मतलब एक जैसे कि एक बढ़ता हुआ क्रम है कि इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। जो कवक थे उनमें जो है केवल ये पानी में पाए जाते हैं, तो पानी जल का अवशोषण वगैरह करते हैं, और कवक मतलब ये होते हैं, और ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं कवक। अब उसके बाद शैवाल थोड़ा सा इसमें हरित लवक हो गए, तो हरित लवक जब आ गया, डेवलपमेंट होने लगा, तो अपना भोजन स्वयं बनाने लगे, तो शैवाल कहलाने लगे। जब मतलब ये कवक और शैवाल आपस में मिल गए, तो ये क्या कहलाए, शैवाक कहलाए। हिंदी में शैवाक बोलते हैं और इंग्लिश में लाइकेन बोलते हैं, तो लाइकेन कहलाए।
तो ये क्या हुआ, एक सहजीवी का रूप हो गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो ब्रायोफाइटा हो गए, फिर ये नम स्थानों पर उगने लगे, फिर टेरिडोफाइटा हो गए, इनकी थोड़ा सा लंबाई बढ़ी, और फिर जिम्नोस्पर्म हो गए। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, अनावृत बीजी पौधे, ऐसे पौधे जिनमें मतलब जिनमें जो फल जो बनते हैं उनमें जो बीज होता है उसमें बीज चोल नहीं पाया जाता है। और अब इसके बाद क्या होता है, आवृत बीजी पौधे जो जैसे आम हो गए, ये सब डेवलपमेंट पौधे हो गए। तो इस प्रकार से एक क्रम से एक पौधों का भी निर्माण हुआ। अब अगर हम जीवों में चले जाते हैं तो जीवों में क्या हुआ कि जब हम जीवों की बात कर लेते हैं तो जो भी जीव होते हैं उनका निर्माण जैसे होता है वायरस, वायरस से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो एक कोश की जीव प्रोटोजोआ बने, प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थी, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इस प्रकार से जो है मतलब कार्डेटा क्या हुआ, सबसे डेवलपमेंट जैसा कि मनुष्य हो गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इनका क्रम बढ़ता गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको हम एकदम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही बताएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान से ज्ञानी नहीं साथ से सफल बनना। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आइए वापस फिर से चले आते हैं हम लोग अपने हरित लवक पे। तो हरित लवक में जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें अगर हम शैवाल वर्ग जो होता है, इसमें एक कोशिका में मतलब विभिन्न प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, अलग अलग आकार के। जैसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेखलाकार हरित लवक निम्न में से किसमें पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको यही दे दे, मान लो यूलोथ्रिक्स, क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगारा, जिग्निमा। तो क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में मेखलाकार हरित लवक पाया जाता है। क्लैमिडोमोनास में कैसे होता है, प्याले नुमा हरित लवक होता है। स्पायरोगारा में हरित लवक कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। इसको तो हम लोगों ने सब ये सारी की सारी जो है हमने लैब में देखी भी हैं, इनको मतलब इनके हरित लवक वगैरह सारे सेब हमने देखे भी हैं। जिग्निमा जो होता है इसमें ताराकाय जो है हरित लवक पाया जाता है। ऊडोगोनियम जो होता है इसमें जालिका में हरित लवक पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा हरित लवक। तो लगभग इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, क्या है कि भाई हरित लवक से ही जो है प्रकाश संश्लेषण भी होता है। क्लियर हो गया ना, इतना आप सभी लोग मानते हैं कि कहते नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्यों, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है कि सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल मतलब कि जमीन से क्या लेता है, जल, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसको हमने समझाने के लिए अलग अलग बोल दिया, बाकी इसकी परिभाषा में अगर इसको हम परिवर्तित करें तो परिभाषा भी बन जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसकी थोड़ा सा समरी जान लेते हैं, बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल में। इसमें दो प्रकार की होती हैं क्रियाएं, पहली होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा है ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हरित लवक के प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये हरित लवक के ग्रैना में होती है। ग्रैनम अभी हमने आपको बताया कि जो सिक्कों की ढेरी जैसी संरचना थी वो क्या कहलाती है, ग्रैनम। तो ये कहाँ होती है, हरित लवक के ग्रैनम में होती है। दूसरी चीज ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रैना में या स्ट्रोमा में या कहाँ भी, जो भी दे दे। तो बच्चे स्ट्रोमा में और ग्रैना में कंप्लीट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये कहाँ होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। क्लियर। तो इतना सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छी मतलब क्या है, जैसे प्रकाश पड़ रहा है तो किस में पड़ा, हरे पौधों में। तो जब हरे पौधों में प्रकाश पड़ा तो उसमें क्या हुआ, ग्रैना में होगा, क्योंकि हरे पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रैनम में होता है। स्ट्रोमा में कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। जैसे NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, पूछा गया है। AMP क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जब एडिनोसिन के साथ में एक फास्फेट का समूह जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ADP क्या होता है, जब एडिनोसिन के साथ में दो फास्फेट के समूह जोड़ दिए जाए, मान लो ये एडिनोसिन था, एक फास्फेट का समूह जुड़ा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, दूसरा फास्फेट का समूह जुड़ गया तो एडिनोसिन डाईफास्फेट, एक और मतलब जो फास्फेट समूह जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहलाने लगता है। अब अगर हम बात करते हैं बैंगनी रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, और ये रिक्तिका रस में
घुले होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कल हमने कोशिका पढ़ाया था, कोशिका में जो हमने है रिक्तिका पढ़ाया था, तो रिक्तिका में हमने जो उसकी कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट की बनी होती है। तो जो टोनोप्लास्ट की कवरिंग होती है उसके अंदर एक सेल सैप भरा होता है। जो सैप भरा होता है मतलब जो भरा होता है लिक्विड, उसमें कौन सा होता है, ये आपका एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक होता है बैंगनी रंग का। क्लियर। खैर इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन हमने बता दिया थोड़ा सा, ये थोड़ा नॉलेजेबल है, तो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो अब फियोप्लास्ट की बात करते हैं। ये भूरे शैवाल एवं डायटम्स में एवं डायनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है। एक वर्ग होता है, अभी हम ये जब पढ़ाएंगे प्रोटिस्टा का वर्गीकरण करेंगे, तो उसमें जो है डायटम डायनोफ्लैजेलेट और क्या होता है यूग्लिना, और उधर क्या होता है जूफ्लैजिलेटा, सिलेटा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब एक समरी बता देंगे कि आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए बस। डायटम के बारे में पूछा जाता है, तो डायटम क्या होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं और ये डाई एटामी मृदा का निर्माण करते हैं। जितनी भी तुम्हारी फेशियल चीज़ें बनती हैं महंगी महंगी, तो ये सब क्या है, डाई एटामी मृदा से बनती है। जैसे कि जूते की पॉलिश भी किससे बनती है, डाई एटॉमी मृदा से बनती है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। डायटम कुछ इस तरीके से होते हैं आकार में, बताया दे रहा थोड़ा बहुत। ये दो डायटम जैसे अपन जुड़े, तो इसके चारों ओर जो होता है सिलिका डाइऑक्साइड की लेयर होती है डायटम्स के। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको बाद में भी थोड़ा बहुत बता देंगे। अब जैसे इसमें बात करते हैं, एक फियोप्लास्ट शब्द है, ये भूरे शैवाल एवं डायटम अच्छा यही हमने बताया अभी, नामक वर्णक पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। एक पॉइंट देखिए नोट में जानते हैं, होता क्या पूछा जाता है, क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इसमें क्या होता है, जीवाणुओं एवं नीली हरी शैवाल, जीवाणु और नीली हरी शैवाल जो होता है, ये जब हम व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक जगत है मोनेरा। तो मोनेरा में क्या होते हैं, सभी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जो हैं जीव आते हैं। ठीक। तो जब एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, तो उसमें जीवाणु और नीली हरी शैवाल आते हैं। तो अब जैसे कि हरित लवक, जैसे हमने पौधे में बात किया तो उसमें हरे रंग दिखा, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो उसको हमने हरित लवक बोल दिया। लेकिन और जो अब इसमें क्या होता है, अब जैसे टमाटर में है लाल रंग है तो लाइकोपीन के कारण है, समझ गए। गाजर में है तो कैरोटीन के कारण है, तो इसको हमने बोल दिया। अब जब इसमें वर्णी लवक पाया जाएगा, किसमें, जीवाणुओं में और हरित लवक में, या जो भी प्रोकैरियोटिक हैं, तो इनको हम किसके नाम से बोलेंगे, क्रोमेटोफोर नामक शब्द का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर। और ये किस में पाए जाते हैं, लैमली में पाए जाते हैं। अब देखिए लैमली कहाँ होती है, हमने शायद आपको बताना भूल गए। तो लैमली आइए बात कर लेते हैं कहाँ पे होती है। ये जो ग्रैना होते हैं, ये ग्रैनम, इनको जो जोड़ता है, ये जोड़ने का काम जो कर रहा है, यो स्ट्रोमा लैमली इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। जैसे ये है, अब इसको एक दूसरे को ग्रैनम से इसे जोड़ा जाए, तो जो बीच में आएगा जो एक पुल का कार्य करता है, ये कौन होता है, स्ट्रोमा लैमली। तो आइए आज की क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के डीपली अगर अध्ययन करना है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो हम उसको और डीपली पढ़ा देंगे, तो उसकी एक वीडियो अलग से बना देंगे। फिलहाल जो है नॉर्मल कंपटीशन के लिए ये बहुत अच्छा है, और इतना ही कंटेंट अगर आपका तैयार हो गया तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नमस्कार।